हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत 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 बढ़िया होंगे। और आपकी जनवरी 2025 सीए इंटेक की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। अगर नहीं हो रही तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा। अगर उन स्टेप्स को अपने अच्छे से फॉलो कर लिया, उन स्टेप्स को अपने अच्छे से फॉलो कर लिया, तो आपका सीए इंटर 101% की गारंटी के साथ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका सीए इंटर क्लियर हो जाएगा। वो भी विद ऑल इंडिया रैंक। अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपका ऑल इंडिया रैंक आने का भी चांसेस हो जाएगा। अगर आप बोथ ग्रुप नहीं दे रहे हो, या सिर्फ बोथ ग्रुप पास होने के लिए, या सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो, तो भी आपका 101% पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सीए इंटर जनवरी 2025 का ग्रुप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। सॉरी। सबसे पहला स्टेप की बात हम करते हैं। वो ये है कि अपने अकॉर्डिंग, अपने करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक डिटेल, एक सेकेंड, हाँ, आपको एक डिटेल एंड डे वाइज रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना है। होता क्या है जनरली देखा क्या जाता है कि आप पढ़ाई तो करते हो, पर दिक्कत क्या करता है कि आपको पता ही नहीं आपने कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा। होता क्या है कि आप पढ़ाई तो करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता आप कितना पढ़ रहे हो, कितने पानी में हो। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का, जब भी आप ये वीडियो देखो, इवन 10, अगर आप 15 दिन पहले भी वीडियो देख रहे हो, तो अपने उन 15 दिन का, उन 20 दिन का, उन 3 मंथ्स का, उन 4 मंथ्स का एक डिटेल स्टडी प्लान बनाओ कि भाई मुझे आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है। अगर आप वो प्लान बना के बैठ जाते हो, एक दिन लगेगा, पूरा एक दिन लगाओ, 4 5 5 10 12 प्लान बनाओ। हर प्लान को देखो भाई, क्या मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, क्या इस चीज को मैं देख सकता हूँ, क्या यार ये प्लान ना थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है। नहीं यार, इस दिन तो दिवाली है, यार इस दिन तो नया साल है, इस दिन तो मेरा बर्थडे है, या एक्स वाई जी चीज होगी यार। तो उस 10 12 प्लान लिख लिख के, या तो एक्सेल शीट पे, अगर आपको एक्सेल शीट यूज करने नहीं आती तो अपने नोटबुक पे एक रियलिस्टिक और डे वाइज शेड्यूल पर बनाओ कि मुझे कौन सा टॉपिक कितना देर पढ़ना है और कितने देर नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर वो प्लान आप बना के बैठ जाते हो, अगर वो आप प्लान बना के बैठ जाते हो, तो आपको पता चलेगा, अच्छा आज मैंने ये चीज फॉलो करनी थी, इतनी कर ली, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है, नेक्स्ट वीक तक मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, या नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, विद साथ में मुझे 1 या 2 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। ये अगर आप बना ले, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका जनवरी 2025 में 101% आपका सी इंटर क्लियर हो जाएगा। दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ कि वो अपना शेड्यूल बनाते ही नहीं। जब वो शेड्यूल बनाएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। एक सेकेंड, क्या करना है, एक सेकेंड, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, चल जा, हाँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड इसको रिपोर्ट करके। हम्म, हम्म। आपको क्या करना है, आपको एक डिटेल एंड डी वाइज रिस्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाना है। अपने शेड्यूल को बनाइए कि आज मुझे ये पढ़ना है, कल मुझे ये पढ़ना है, इस टॉपिक को इतने घंटे देने, इस टॉपिक को इतने घंटे देने। अगर आप इस तरह से अपना प्लान बनाते हो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका सीए इंटर जनवरी 2025 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप डेट वाइज, डे वाइज हर घंटे का एक प्लान बना लेते हो, 1 से 2 दिन लगेगा। 2 दिन बैठ के या एक दिन बैठ के पूरा का पूरा 10 से 12 प्लान लगेगी।
अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, उस हिसाब से अपना एक रियलिस्टिक और एक रिलायबल और एक फ्लेक्सिबल, मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बना रहा हूँ, नहीं आज तो 14 घंटे पढ़ूंगा, आज तो 18 घंटे पढ़ूंगा, नहीं भाई। ऐसा बनाइए जो आप रोज अचीव कर सके, टाइम पे अपना, टाइम पे आपका सिलेबस खत्म हो सके, और साथ में आपका कम से कम 3 रिवीजन हो सके। 3 रिवीजन अच्छे से हो जाती है तो आपका सी इंटर 2025 आराम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हो, चाहे सिंगल ग्रुप दे रहे हो, चाहे रैंक के ले जाए। ठीक है। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? आपने अपना शेड्यूल बना लिया, आपने चीजें भी कवर कर ली, लेकिन होता क्या है एग्जाम से एक दिन पहले, भैया ये टॉपिक छोड़ दूं, भैया ये चीज कर लूं, भैया इसको कितना टाइम दूं, भैया 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 भैया, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। आप एक खुद बताइए, क्या एफएम के थ्योरी या कॉस्ट की थ्योरी या टैक्सेशन का ये डीटी का जो पीजीपी चैप्टर है वो क्या एक दिन में हो पाएगा? या आपको पता है आपके 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, या चलो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट Jan 25 में भी है, आपको पता है कि आपको पीजीबीपी नहीं आता, आपको पता है अकाउंट्स का अमलगीशन नहीं आता, आपको पता है एफएम का कैपिटल बजटिंग नहीं आता, या इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं आता, या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं आता, या ऑडिट का ऐसे 500 है, एक 500, एक 505, 510 नहीं आता, या आपको पता है, या मुझे कॉस्टिंग है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग बहुत अच्छे से आता है, अकाउंट्स में मुझे AS1, AS2, AS4, AS7, AS9, AS13, 14 ये अच्छे से आता है। तो होता क्या है कि आपको पता है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा वीक पार्ट है। जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दो, जो स्ट्रॉन्ग है ना उसको और स्ट्रॉन्ग कर दो। क्यों? मान लो आपको 100 में से 60%, 100% का सिलेबस है, या 100 मार्क्स का पेपर है, या 100% सिलेबस लगा लो, 100% सिलेबस में से 70% सिलेबस अच्छे से आता है, तो 70% तो 70 मार्क्स ये मान के चलो। तो 70 मार्क्स का अच्छे से आता है तो उसको और इतना स्ट्रॉन्ग क्यों ना कर ले कि अगर वो 70 मार्क्स का मैं पेपर में लिख के आऊं, तो 70 में से 70 तो देखो बहुत रियलिस्टिक हो गई, आगे तो अच्छी बात है, अनरियलिस्टिक चीज होगी आगे तो ठीक है, लेकिन 70 में से कम से कम उसका 70%, मतलब 70 मार्क्स का 70% लगा दूं तो 49 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स तो मेरे आ जाए। और जो मेरा 30% या 30 मार्क्स जो रह गया मेरा वीकर सेक्शन, उसमें से मैं 30 में से 30 की उम्मीद कर ही नहीं रहा हूँ, पर 30 में से 15 आ जाए, 70 में से 70% का सोचा, पर 30 मार्क्स में मैं कह रहा हूँ 50% आ जाए, सिर्फ 15 आ जाए, तो 50 मार्क्स वो, और 15 मार्क्स ये 65 मार्क्स। हर सब्जेक्ट में 65 मार्क्स के आसपास मेरे आ गए, जब लगा ये 65 मार्क्स मेरे 65 से 75 के बीच में आ सकते हैं, तो काट कूट के 50 तो आ ही जाएंगे हर सब्जेक्ट में। अगर हर सब्जेक्ट में 50 आ जाते हैं मेरे, तो मेरा ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप निकल जाएगा। और हर सच में 65 से ऊपर आ गए, 70 से ऊपर आ गए, तो मैं रैंक के लिए भी जा सकता, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 50 के जो इस बार May 24 के मार्क्स जितना मुझे पता है, उसके 71 या 72% थे, मतलब हर सब्जेक्ट में एवरेज 70 मार्क्स, या 600 में से 420 या 430 मार्क्स थे, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 49 या 50 आई थी। तो इस तरह से अगर आप प्लान करते हो, मतलब अपने स्ट्रॉन्गर पार्ट को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, और वीक एरिया है जो वीक एरिया है एटलीस्ट को उतना करके चले जाओ कि उसमें से 100% मार्क्स तो मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ ना, आप भी उम्मीद कर रहे हो, पर एटलीस्ट 50% आ जाए, एटलीस्ट 40%, 50% आ जाए, बहुत है यार। जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है 70-80% आ जाए, तो 70 मार्क्स का जिससे आता है, 70 में से 50-60 आ गया, बहुत है। उस 30 में से मेरे 15 से 20 मार्क्स आ गए, उसमें से 30 से मतलब 15 से 20 मार्क्स आ गए, बहुत है, बहुत है। और ऐसा ये नहीं कि चाहे आप किसी रैंक 1 को देख लो, चाहे रैंक 2 को देख लो, या एक जो फर्स्ट टाइम वाला बंदा देखो, उसका भी 70% स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, 30% वीक पॉइंट होता है। हाँ, एक आध सब्जेक्ट होगा जिसमें वो सब कुछ अच्छे से आता होगा, लेकिन 6 के 6 सब्जेक्ट, चाहे वो इंटर का हो, चाहे फाइनल का हो, चाहे फाउंडेशन का 4 सब्जेक्ट हो, तो 4 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट वो सारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, एक या दो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी उनका भी 60-40, 70-30, 50-50 वीक और स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन उनके अच्छे मार्क्स क्यों होता है कि वो स्ट्रॉन्ग पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करके चले जाते हैं, और जो वीकर पार्ट है उसको एटलीस्ट उस लेवल पे ले जाते हैं जहां पे अगर 30 मार्क्स का उसमें से आ गया, तो कम से कम मेरे 15 से 20 मार्क्स मिल जाए, और जो 70 मार्क्स का उसमें से कम 50, और मैक्स टू मैक्स तो 70 ही हो गया, तो 50-60 के बीच में आ जाए। तो आपको भी वही करना है,
सो वीकर एरिया है उस पर फोकस करो, और जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है उसको और एनहांस करो, उसको उस लेवल तक ले जाओ कि यार 70 में से 50 तो, कैसे 50 तो मिनिमम है भाई, 50 से नीचे तो जाने ही नहीं चाहिए। तो वही चीज करनी है आपको, स्ट्रॉन्गर को और स्ट्रॉन्ग करो, और वीकर को उस लेवल तक ले जाओ कि भैया मेरे 30 में से 15-20 मार्क तो आराम से आ जाए, उससे ज्यादा की उम्मीद कर भी नहीं रहा हूँ, उतना आ गए तो मेरा बहुत है। बहुत है, अगर मार्क्स ऐसे ने काट काट के भी कितने ही काटेगा यार वो, काट काट के 50 भी दे रहा है सब्जेक्ट में भाई, होगी और अच्छे मार्क्स देती है तो मेरी रैंक भी आ सकती है। ठीक है, तो क्या करना है, एनहांस करना है अपने स्ट्रॉन्गर पार्ट को। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आपको फुल फ्लेश, एटलीस्ट मैं मानता हूँ 3 टेस्ट देने विथ 3 रिवीजन। आप कोई कहेगा भैया मैं तो 2 रिवीजन ही देके फाउंडेशन पास हो गया था, या मेरा दोस्त 2 रिवीजन देके पास हो गया था, या किसी ने तो कोई टेस्ट नहीं दिया। देखो हर बंदे का ना अपने अपनी कैपेसिटी होती है, पर यहाँ पे मैं एक जनरल कैपेसिटी है, जनरल बच्चों के फीडबैक के क्वेश्चन कह रहा हूँ कि जिनका फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ है या जिनकी रैंक आई है, अगर 50 ऑल इंडिया रैंक देता है इंटर लेवल पे और फाइनल लेवल पे, तो 50 में से 45 स्टूडेंट्स मिनिमम हर सब्जेक्ट की 3 रिवीजन करते हैं और 3 फुल फ्लैश टेस्ट देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि एक सब्जेक्ट जो उनका ऑडिट, जैसे मैक्सिमम बच्चों का ऑडिट वीक होता है या टैक्सेशन वीक होता है, तो उन सब्जेक्ट के 5-5 6 टेस्ट देते हैं। तो मैं कहूंगा एटलीस्ट आप 3 प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर दो विथ रिवीजन। 3 मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो वो एटलीस्ट में रिवाइज करके ही दोगे, रिवीजन करके ही दोगे, तो 3 रिवीजन हो जाएगी, साथ में आपके 3 प्रॉपर फुल फ्लैश टेस्ट हो जाएंगे। उससे होता है क्या है कि आप ना एग्जाम्स में कैसे परफॉर्म करना है, एग्जाम में कैसे पेपर देना है, किस तरह से पेपर लिखना है, वो समझ में आएगा। होता क्या है कि आप ना एग्जाम हॉल में छक्का मारने की कोशिश करते हो, पर एग्जाम हॉल में छक्का मारने से अच्छा क्या है कि आप 3 मॉक टेस्ट पेपर दो, वहां छक्का मार के देखो क्या मैं वो छक्का मार पा रहा हूँ, क्या मैं चौका लगा पा रहा हूँ, क्या मैं गोल कर पा रहा हूँ, क्या मैं कर पा रहा हूँ, मेरा मेरा पेपर टाइम पर अटेम्प्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। ये चीज अगर आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे ना तो समझ में आएगी। अब डायरेक्ट पेपर, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट पेपर में बैठ जाते हैं, फिर उनका अकाउंट्स का पेपर छूट जाता है, या उनका लॉ का पेपर छूट जाता है, या टैक्सेशन का पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता, या सोचते हैं, यार कैसे लिखना है, उनको पता है आंसर पर वो लिख नहीं पाते, वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए कह रहा हूँ 3 प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर दो। कई बच्चों को डाउट होगा क्या भैया चैप्टर वाइज टेस्ट दे। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप भी दे रहे हो, आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा, बोलूंगा कि दे दो। अगर नहीं है तो फुल फ्लैश 3 टेस्ट दो, काफी है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज भी बहुत रहती है आपके पास, मुझे पता है। इसलिए क्योंकि सिलेबस भी सी जैसा सिलेबस है, बहुत सिलेबस है, बहुत 3 रिवीजन करनी है, 6 सब्जेक्ट है आपके पास, तो टाइम की कमी रहेगी रहेगी। इसलिए बोल रहा हूँ अगर टाइम है, सिंगल ग्रुप वालों के पास रहता है, तो वो चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो फुल फ्लैश टेस्ट दो। तीन तीन प्रॉपर फुल फ्लैश टेस्ट दो हर सब्जेक्ट के। अगर कोई पार्ट, अगर कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट उनका वीक लगता है, तो उसके 5 से 6 टेस्ट भी दे सकते हो। जैसे मैंने अपने फाइनल के टाइम पे ऑडिट के 4 मॉक टेस्ट पेपर लिखे थे, और बाकी FR SFM आपका टैक्सीज है उसके 2-2 मॉक टेस्ट पेपर लिखे थे, क्योंकि मुझे बता मैं कर पाऊंगा, मुझे पता था ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, तो ऑडिट में मैंने 4 से 5 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे, और उनको अच्छी जगह से चेक भी कराया था। तो आप भी कम से कम 3 तो आपको टेस्ट देने ही पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि पेपर में लिखना कैसे है, मैं कहाँ कमी कर, मैं कहाँ कमी रह गई है। वही चीज आपको समझ में आएगी ड्यूरिंग द टेस्ट, और टेस्ट भी अच्छे से देना है, अच्छी जगह से देना है, हवाबाजी में मत करना, नहीं तो फिर एग्जाम में आप फंस जाओ। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब आता है फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे आपको रेगुलर गाइडेंस चाहिए। अब होता क्या है ना कि बच्चा पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, टेस्ट दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, 2-2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, या फर्स्ट अटेम्प्ट भी है बच्चों का, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, उसको कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, उसको एक कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर बेसिस पे सपोर्ट की जरूरत है। होता क्या है, बच्चा बच्चा पढ़ता है लेकिन उसको ना समझ में नहीं आता। और जो हमारे सो कॉल्ड बड़े बड़े फैकल्टीज है, जो यूट्यूब पे एक दूसरे को गाली देते हैं, टेलीग्राम पे एक दूसरे को गाली देते हैं, ये करते हैं, वो सिर्फ यही सब करते हैं। वो अपने एटलीस्ट अपने पेड वर्जन बच्चों से भी बात नहीं कर, उनका टाइम नहीं होता। वो यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं, वो टेलीग्राम पे किसी को गाली दे सकते हैं, वो फालतू फालतू की
कॉन्ट्रोवर्सी कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों से नहीं रहते। हाँ, वो तब रहता है यार, बच्चों से फीस लेनी है, बच्चों का काटना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं उन लोग की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो आपसे सीनियर है, जिनका सी इंटर क्लियर हो चुका है, या जिनके 2-3 अटेम्प्ट भी लग चुके हैं, पर वो अच्छा गाइड कर रहा है। चाहे वो सी इंटर लेवल पे हो, चाहे सीए फाइनल लेवल पे हो, जब या जो सीए बन चुके हैं, या इवन उन्होंने सीए छोड़ दी है, लेकिन अच्छे से आपको गाइड करे, आपको पता है यार वो बंदा अच्छा है, मुझे रेगुलर बेसिस पे गाइडेंस कर सकता है, गाइड कर सकता है। तो उनसे रेगुलर टच में रहिए और उनसे रेगुलर बेसिस पे बात कीजिए, भैया कैसे करना है, या दीदी कैसे करना है, या आपका कोई सीनियर है, या आपका कोई दोस्त है, किसी से भी, इवन आप मुझसे भी टच में रह सकते हो। मैं अपना नंबर भी, मैंने यूट्यूब के जो पिन कमेंट बॉक्स होता है उसमें पिन भी कर दूंगा, और यहाँ पे अपना नंबर लिख भी देता हूँ, 966710। आपको कभी भी डाउट हो, किसी भी टाइम आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। इन केस मैंने कॉल नहीं उठाया तो मैं कॉल रिवर्ट भी कर देता हूँ, या आप मुझे व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे मुझे मैसेज कर दीजिए, जो भी आप रेगुलर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मुझसे रेगुलरली बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपका सीनियर हूँ, मेरा सीए निकल चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि, और मैं एक रैंकर भी नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि एक वीकर बच्चा, एक एवरेज बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं वो मैं आपको गाइडेंस में सपोर्ट दे सकता हूँ। या आपके पास किसी बहन का, या किसी दीदी का, या किसी भैया का, या किसी एक्सवाइज का नंबर है, या आपकी कोई फैकल्टी जो आपको बहुत अच्छे सपोर्ट कर रही है, उनसे रेगुलर टच रहिए कि भैया सर कैसे करूँ, किस तरह से करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, पूछिए। और मुझसे आप रेगुलर बेसिस पे पूछेंगे, मैं कभी नहीं 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 मेरे पास टाइम नहीं मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं लिख दूँ भाई टाइम नहीं है, जब फ्री होंगे तो अच्छे से अप्लाई कर दूँ। तो ऐसे किसी मेंटोर से रेगुलर बेसिस पे टच रहिए। हाँ, उनको थोड़ी इज्जत भी दीजिए। कई लोगों को होता है कि कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ नहीं यार, वो आपसे सीनियर है तो उनको सीनियर की तरह तमीज दीजिए, क्योंकि कल को आप भी सीनियर बनेंगे, तो आप भी उम्मीद करेंगे जो आपके जूनियर्स है वो आपको इज्जत दे, वो रिस्पेक्ट दे, तो उनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। और उनकी थोड़ी टाइम की भी देखो, अब कई लोग तो भैया डाउट पूछा, आपने रिप्लाई नहीं किया, भाई इतने सारे मैसेज है, मैं हर सबको रिप्लाई नहीं कर सकता ना टाइम पे, कभी कभी डिले भी हो जाता है, तो उनकी टाइम की वैल्यू भी कीजिए। कौन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, मुझसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो काफी है। हाई लिख दिया, हाई लिख के नहीं, एक प्रॉपर मैसेज लिखिए, मैं आपको प्रॉपर उसका फिर रिप्लाई कर, ठीक है। तो रेगुलर टच में रहिए उन लोगों से जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपको गाइड कर सके, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आता है अपने कॉन्सेप्ट नोट जरूर बनाइए हर सब्जेक्ट के। होता क्या है, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, पर पता ही नहीं है भैया कि कैसे, अब लास्ट एग्जाम से एक दिन पहले कैसे पढ़, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। आपको कि भैया इतना ओवरऑल सिलेबस है, कैसे नोट्स बनाए, भाई कैसे नहीं बना सकते, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपने अकाउंट्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उनके कॉन्सेप्ट नोट्स कितने होंगे, अगर उनके कॉन्सेप्ट नोट देखा जाए तो हर चैप्टर के मैक्सिमम 2 से 3 पेज के होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 2 से 3 पेजेस के होंगे, मान के चलते 2 से 3 पेजेस। हाँ भैया ठीक बोला आपने, 2 से 3 पेज के होंगे। अकाउंट्स, टैक्सेशन, या आपका कॉस्टिंग है, ठीक है भैया, ठीक है, मान लिया। जब आपने 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, हाँ भैया किए होंगे, तो उसमें कौन सी एडजस्टमेंट्स में आपको प्रॉब्लम आई, किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई, या कौन से पॉइंट्स को आपको देख के जाना है, एटलीस्ट उसको अंडरलाइन करके उसको अलग से नोटबुक में लिख लीजिए। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हर चैप्टर के मैक्स आपके 10 पेज के नोट्स बने, हर चैप्टर के। तो उससे होगा क्या ना, कि आपको बार बार उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होगा, आपको पता है ये क्वेश्चन है, इसमें से ये 3 है जिसमें मुझे दिक्कत करती है, या ये 3 है जिसमें उसकी एंट्रीज या वो तरीका मुझे याद करके जाना है एग्जाम से एक दिन पहले। अब थ्योरी की बात करते भैया, थ्योरी चलो प्रैक्टिकल में बना लेंगे, थ्योरी में क्या करें। थ्योरी में देखा जाए तो हर चैप्टर के एक आध चैप्टर छोड़ दिया जाए, मैक्स टू में एक चैप्टर के 5 से 10, मतलब चलो 8 पेज लगा लो, एवरेज 8 पेज के नोट्स होते 8 पेज के नोट्स होते हैं, या आप ही मान तो एक आध चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो उन पेजेस को क्या करो ना, चार्ट्स फॉर्म में, या म्यूनिक के जैसे कोई वर्ड लिख दिया उसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में, उस शॉर्ट फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में बना के चाहिए। उससे क्या होगा, आप क्या होगा, आपके टीचर्स ने बना दी, या आपने कहीं से नोट्स उठा ली, वो तो उनकी मेहनत है ना, आपकी क्या मेहनत। जब आप थ्योरी के नोट्स खुद से बनाते हो ना, तो जब एग्जाम से एक दिन पहले, या जब सेकंड या थर्ड रिविजन या फोर्थ रिविजन करने बैठते हो ना, तो अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ने में पहले रिवीजन में, या दूसरे रिवीजन, या वही चैप्टर आपके दोस्त को पढ़ने में 10 या 15 दिन लगेंगे ना,
या 10 से 15 घंटे लगेंगे, आपको वही चीज पढ़ने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो उसको 15 घंटे लग रहा है, आपको 2 से 3 घंटे लग रहे हैं, मतलब आप उन्हीं 15 घंटे में आप 5 बार रिविजन कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब आपके नोट्स बने। सॉरी। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के एक अच्छे से नोट्स बनाओ। देखो, जब फर्स्ट रिवीजन या सेकंड रिवीजन का नोट्स बनाओगे ना, तो वो 10 से 15 या 20 पेजेस के बनेंगे, चैप्टर वाइज मैं कह रहा हूँ बनेंगे। लेकिन जब वो लास्ट रिवीजन में पहुंच जाओगे ना, जैसे मुझे याद है इंटर लेवल पे जब मैं डीटी के नोट्स थे, मेरे सारे चैप्टर के 50 पेजेस के अंदर अंदर डीटी इंक्लूडिंग जीएसटी के नोट्स बना देते। मेरे दोस्त हैरान, भाई कैसे बनाए? जब मैंने उनको नोट्स दिखाए और उन्होंने उस नोट्स को रीड किया, तब कह रहे यार कमाल हो गया, हम तो टीचर की बुक पढ़े जा रहे और उसने 50 पेज पूरा टेक्स्ट बना दिया। क्यों? अरे 4 या 5 बार रिविजन कर ली। तो वो नोट्स मेरे 50 पेजेस के अंदर आ गए थे। सिमिलरली मेरे अकाउंट्स और सॉरी कॉस्टिंग, वो तो 60 पेज, 60 या 80 पेजेस में, मुझे याद है 80 पेजेस में पूरे बन गए थे, जिसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या जिसमें सब लिख दिए थे। तो एग्जाम से एक दिन पहले रिविजन करने में मेरा बहुत सारा टाइम बच रहा था। इसलिए कह रहा हूँ टाइम लगेगा, टाइम लगेगा और टाइम लगाना भी चाहिए नोट्स बनाने में। लेकिन जब एक बार टाइम लगाकर नोट्स बन जाएंगे ना, मजा आ जाएगा। मतलब आप जब उसको रिविजन करने बैठोगे ना, आपको पहले लगे यार क्या भारी काम है, क्या भारी काम है। लेकिन जब वो नोट्स बन जाएंगे, जब उन्हीं नोट्स आप 2 से 3 बार रीड कर लोगे, वो नोट्स और लास्ट में जाके कंसाइंस हो जाएंगे। सॉरी। आपको लगेगा यार भैया सही कहते, कितना सारा टाइम बच गया हमारा रिविजन करने में। तो इसलिए कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के नोट्स बना के, चार्ट फॉर्म में या म्यूनिक के टॉप में या कैसे भी, जैसे आपको सही लगे अपनी लैंग्वेज इस तरह से बनाओ कि अगर उस चीज को पढ़ने में आपको पहले रिवीजन में या सेकंड रिवीजन में या पहले टाइम आपको 10 से 15 घंटे लग रहे थे, तो उसी चीज को पढ़ने में अब आपको थर्ड रिवीजन में या फाइनल रिवीजन में मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगे। फिर लिख के दोनों अपने नोट्स बना लिए, मजा आ जाएगा, सच में कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। तो ये जो 5 स्टेप्स बताए ना मैंने आपको, कि आपको शेड्यूल बनाना है, आपको अपने वीक एरिया को इम्प्रूव करना है और स्ट्रॉन्गर पार्ट को और स्ट्रॉन्गर करना है, साथ में 3 रिवीजन के साथ 3 प्रॉपर फुल फ्लैश सिलेबस के टेस्ट दो हर सब्जेक्ट के, साथ में रेगुलर टॉक करो अपने मेंटोर के साथ, अपने अपने सीनियर्स के साथ, कि भैया कैसे करे किस तरह से करे। और लास्ट में क्या बताया कि अपने नोट्स बना के चलो, क्या बना चलो, अपने नोट्स बना के चलो, क्योंकि नोट्स बना लिए, सच में कह रहा हूँ मजा आ जाएगा। आप कहोगे भैया ये सब चलो हम नोट्स हम बना लेंगे, ठीक है, चलो भैया हम ना ये तो हम चलो नोट्स बना लेंगे, हमारा काम है, ठीक है, लेकिन भैया शेड्यूल कैसे बनाए, भैया अपने वीक एरिया को इम्प्रूव कैसे करें, भैया टेस्ट कहाँ से ले, भैया रेगुलर गाइडेंस कहाँ से ले। तो उस सब के लिए लेके आया हूं मैं आपके लिए अपनी खुद की, हाँ लिख देता हूँ, माई मेंटोरशिप प्रोग्राम। क्या? मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो आपके पहले 4 डाउट, देखो नोट्स तो आप खुद ही बनाओगे, लेकिन टेस्ट कैसे दे, शेड्यूल कैसे बनाए, अपने वीकर पार्ट को कैसे करे, भैया रेगुलर बेसिस पे आपके आपसे कैसे कांटेक्ट करे, मुझे वो मोटिवेशन चाहिए, वो गाइडेंस चाहिए, कैसे मिले। तो उसके लिए लेके हम एक माई मेंटोरशिप, प्रॉपर ऐसी मेंटोरशिप जहाँ पे मैं आपको एक पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपको इस मेंटोरशिप से अच्छी कोई मेंटोरशिप मिल जाए, तो जो मैंने आपसे फीस ली है, उस फीस का डबल, उस फीस का डबल विथ एक्स्ट्रा 5,000 मैं आपको रिटर्न कर दूँ। क्योंकि आज से 6 महीने पहले मैं भी एक स्टूडेंट था। मैं मई 2024 में मेरा सीए फाइनल निकला है। उससे पहले मैं भी एक स्टूडेंट था, मैंने बहुत जगह बात करी कि मुझे भी कोई ऐसी टेस्ट सीरीज मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए, पर नहीं। अगर किसी की टेस्ट सीरीज अच्छी है तो किसी की मेंटरशिप अलग है। टेस्ट सीरीज के अलग से पैसे देने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलग से पैसे देने पड़ते हैं, या रेगुलर गाइडेंस के लिए अलग से बात करनी पड़ती है। तो उन सबको मर्ज करके मैंने प्रॉपर कह रहा हूँ, मैं प्रॉपर कह रहा हूँ, एक मेंटरशिप लेके आया, जिसमें मैंने ऑलरेडी 1,000+ स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ। लेकिन उस टाइम कुछ स्टूडेंट था तो बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत मिस्टेक्स हुई, तो उन सबको इम्प्रूव करके मैं फाइनली मैं उस लेवल में पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो भी फीस मैं आपसे चार्ज करूंगा उसका डबल, साथ में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, अगर आपको मेरे से अच्छी मेंटरशिप कहीं मिल जाती है, या
अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता ड्यू टू माई रीजन, मतलब मेरी रीजन के वजह से, मतलब मैंने अच्छे से टेस्ट सीरीज नहीं ली, या मैंने जो चीज बताई वो पेपर में नहीं आई, या कहीं से भी लगा कि नहीं भैया आपकी गलती है, आपकी गलती से हम मेरा अटेम्प्ट लगा, आपकी गलती से फेल हुए, आपकी गलती से फेल हुए भैया, या आपसे अच्छी टेस्ट सीरीज या आपसे अच्छी गाइडेंस वो बंदा दे रहा है, तो जितनी फीस लोगे ना उसका डबल, साथ में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा। अगर मैं आपसे 10,000 रुपये ले रहा हूँ तो 10,000 का डबल का 20,000 प्लस 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, 25,000 रुपये। अगर अगर मुझसे अच्छी कोई गाइडेंस आपको दे सके या मेंटोरशिप दे सके, या या मेरे वजह से देखो, आप पढ़ के नहीं गए एग्जाम्स टाइम पे, या आप बीमार पड़ गए, या कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे लगे नहीं भैया गलती हमारी थी, आपने हमें अच्छे से गाइड किया है, अच्छे से टेस्ट सीरीज ली है, अच्छे से सब कुछ बताया है, पर हम शायद फॉलो नहीं कर पाए, या हम परफॉर्म नहीं कर पाए, आपकी गलती नहीं हमारी गलती है, तब तो भैया फीस देना नहीं बनता ना, रिटर्न रिटर्न बैक करना नहीं बनता। लेकिन भैया आप में कमी थी, आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली, भैया आपने जो बताया उसका उल्टा हो गया, भैया ये हो गया वो हो गया, आपकी गलती है, एक भी गलती मेरी हुई तो भैया मैं आपसे जो फीस लूंगा उसका डबल और 5,000 रुपया। अब बच्चे क्या सोचते हैं ना, भैया ने गारंटी ले ली अब तो बस 100 के पास हो जाएगी, भाई 100 के पास नहीं हो गई, 10 घंटे बोलूंगा तो 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे बोलूंगा तो 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स के टाइम पे वो एग्जाम हॉल का प्रेशर झेलना पड़ेगा, वो मैं नहीं झेलूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, किस तरह करना है, और सारी चीज सही बताऊंगा। कहीं भी लगे कि मेरी वजह से आप फेल हो रहे हो, या मैंने गलत गाइडेंस दिया, या मैंने वो टेस्ट उस हिसाब से नहीं ली, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उस तरह से गाइड नहीं किया, या इन्फॉर्म नहीं करके गया, कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास नवंबर 20 से लेके मई 24, टोटल 14 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, कि मेरा जब उस टाइम इंटर क्लियर हो गया था तो उस टाइम से मैं बच्चों को फ्री में गाइडेंस देता था, तो टोटल 14 अटेम्प्ट का गाइडेंस है। और इतना बहुत होता है, इतना एक्सपीरियंस बहुत होता है, 14 अटेम्प्ट का प्रॉपर गाइडेंस, तो क्या बोलते हैं उसको, 14 अटेम्प्ट नहीं होगा, आई थिंक ये 10 अटेम्प्ट हो गए होंगे, 9-10 अटेम्प्ट लगा लो, 9 से 10 अटेम्प्ट का प्रॉपर एक नॉलेज है, तो उस नॉलेज के बेसिस पे कह रहा हूँ, अगर मेरे में कहीं कमी देखेगी तो जितनी फीस होगी उसका डबल प्लस 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी रिटर्न बैक। ये मैं वीडियो में रिकॉर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इस चीज को शायद आप सेव करके अपने फोन में सेव कर लेना। भैया आपने बोला था आप मुकर नहीं सकते हो, और मैं मुकरूंगा भी नहीं, चाहे चाहे तो आप, मैं आपको स्टैम्प स्टैम्प पेपर पे विथ स्टैम्प ड्यूटी लगा के जो भी होता है ना वो लगा के मैं आपको दे सकता हूँ, पर उसमें एक ही कंडीशन है कि मेरे अंदर कोई कमी हुई, या मैंने आपको अच्छे से गाइड नहीं किया, तो आप पढ़ के नहीं गए, आप जानबूझ के फेल हो गए, या आप पढ़ के नहीं गए, या आप एग्जाम प्रेशर झेल नहीं पाए, कहीं ना गलती आपकी गलती होगी, तो आप फीस नहीं ले सकते ना, या आप बेईमान। ठीक है। और इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, पहला स्टडी प्लान होगा, एक ऑल सब्जेक्ट का कैसे पढ़ना है, किस तरह से मैं, मतलब चैप्टर वाइज होगा प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है, आपको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सब डायरेक्टर्स में क्या बोलते हैं, पीजीपी पढ़ो, कैपिटल गेन पढ़ो, अरे भाई हेड्स नहीं आता कुछ, पास नहीं पढ़ोगे। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहता क्या बोला था कि डीटी में हेड्स को छोड़ दो, बाकी सब अच्छे से कर लो, और हेड्स में एटलीस्ट एटलीस्ट हाउस प्रॉपर्टी कर लो, कि बहुत आसान है, आप भी मानते हो आसान है, अदर सोर्स कर लो, और सैलरी जितना हो सके, अगर आप सैलरी में 30 पॉइंट है, 30 में से आपको 10 पॉइंट भी अच्छे से आता है उतना ही कर लो, 5 भी आते तो उतना ही कर लो, मतलब बेसिक कर लो जितना आपको सैलरी में आता है, तो वो भी कर लिया, चलो वो नहीं भी किया तो भी आप 50 में से ना आराम से 30 से 35 मार्क्स का अच्छे से लिख के आ पाओगे। ये मैंने बोला, और जीएसटी में तो मैंने सिर्फ 5 चैप्टर बोले थे, नहीं 4 चैप्टर अच्छे से बोले थे, और एडिशनल 3 चैप्टर अच्छे से बोले थे, और हम मारोगे नहीं, जो 7 चैप्टर बोल रहे थे ना मैंने, उस 7 चैप्टर में से 50 में से 50 मार्क्स आ गया था जीएसटी में। वो मैं आपको रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा, मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला था वो। मैंने लॉ में क्या बोला था कि आपको मान लो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो था कैपिटल सेट्स वाला, या चैप्टर नंबर 2 नहीं आता तो इसे छोड़ दो। मैंने बोला लॉ में सिर्फ 4 चैप्टर अच्छे से कर लो, बाकी कोई भी 2-3 चैप्टर कर लो, अदर लॉ अच्छे से कर लो, और एलपी अच्छे से कर लो, बाकी लॉ में कोई भी 2 चैप्टर या 3 चैप्टर अच्छे से कर लो, तो भी आपके लॉ में 60 प्लस आ जाएंगे। बोला था यही हुआ। ऑडिट में जो बोला था 100 मार्क्स का पेपर आया था,
आपको मैं ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। एसएम में मैंने कुछ 3 पार्ट्स में मारा था, एक स्टार क्वेश्चन, ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन। मैंने कहा स्टार क्वेश्चन में अच्छे से कर लोगे ना, साथ में ए प्लस वाले क्वेश्चन कर लोगे अच्छे से, आप पास हो जाओगे। या कोई भी एसएम में 2 चैप्टर अच्छे से कर लो और बाकी 3 चैप्टर्स में मेरी लिस्ट करके चले जाओ। 50 में से 50 मार्क्स का आया था। ऑडिट में 100 मार्क्स जितना बोला था उतना ही आया था। सिर्फ 240 क्वेश्चन, इतना बड़ा सिलेबस और सिर्फ 240 क्वेश्चन दिए थे। और ऑन रिकॉर्ड दिया था, इवन एग्जाम से एक दिन पहले मैंने सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन दिए थे। उस 30 से 40 क्वेश्चन में से 50-60 मार्क्स का आया था। वो बाकी फालतू के मेंटरशिप की तरह नहीं कि कुछ भी गलत फीडबैक डाल रहा हूँ। जो है रियल फीडबैक है, उन स्टूडेंट्स के मैं नाम दे सकता हूँ, टेलीग्राम आईडी, उनका व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूँ, उनसे पूछ के अगर बोलते तो उनकी परमिशन के लेके मैं आपको नंबर दे सकता हूँ कि कोई चीज फेक नहीं थी। तो एक चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज शेड्यूल मिलेगा भाई। किन टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस टॉपिक को कितने घंटे देना है, कितने घंटे नहीं देने चाहिए, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और सच मानिए, ये चीज आप कर दोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कम टाइम में मैक्सिमम सब्जेक्ट कैसे रिवाइज होता है। ये चीज मैं आपको बता दूंगा। बहुत लोग पीजीबी कैप्टन करते रहते हैं और टेस्ट उनका डीटी कभी हो ही नहीं पाता है। मैं आपको जिस ऑर्डर में बताऊंगा उस ऑर्डर में कर लिया, आ, उसी टाइम में आपका दोस्त शायद एक बार भी डीटी रिवाइज नहीं कर पाएगा, और आप उसी टाइम में डीटी को 3 बार, जीएसटी को 4 बार, अकाउंट्स को 6-7 बार रिविजन कर पाओगे। ठीक है। साथ में डेली स्टडी प्लान। आप में दिक्कत करते हो भैया, यार डेली कैसे बनाए, खुद से नहीं बना पाएंगे स्टडी प्लान। तो वो डेली कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे टाइम देना चाहिए, वो प्रॉपर एक शेड्यूल पर ना आपको नहीं, मैं खुद बना के दूंगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी क्लासेस कितनी कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, आपको कौन से टॉपिक्स को पहले करना चाहिए, प्रॉपर। चाहे आप Jan 25 वाले हो, इवन कोई May 25 वाला बच्चा भी देख रहा है उसको भी, कि हर दिन की प्लानिंग बना के दूंगा कि कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने घंटे नहीं पढ़ने, प्रॉपर। आपको बस पढ़ना है, आपको बस पढ़ना है, टारगेट को कंप्लीट करना है। वो काम आपका है। आप नहीं पढ़ोगे तो गलती आपकी है। आप अब देखो, कोई अननेसेसरी प्रॉब्लम आ गई, या अब जो अनअवॉइडेबल आ गई, मतलब आप बीमार पड़ गई या घर में कोई दिक्कत हुई, आ गई, ठीक है। लेकिन भाई बंदा बंदी वाला सीन चल रहा है, या टीवी कोई मूवी देखने चले गए, या या शादी चलते हैं, पार्टी पार्टी। भाई 3 महीने है, 3 महीने सेक्रीफाइस कर लो, नाम के आगे सीए फाइनेंस लग जाएगा, आर्टिकल से स्टार्ट हो जाएगी, करियर बन जाएगा। अगर सीए बन जाओगे तो वही रिश्तेदार जो मुंह फुला के बैठे ना कि फलना का बेटा नहीं है, देखो अपना को नवाब सुना, वही लोग, अरे सर आप तो सीए बन गए, लो ना, अरे छोड़ो सब पुरानी बातें, वही लोग आएंगे। तो 3 महीने सेक्रीफाइस कर लो, दिवाली होली भैया तो ये फलना फलना छोड़ दो, एंजॉय करो, 2-3 घंटे करो, वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी टाइम पढ़ाई पे करो। टारगेट्स को फॉलो कर ले, सच कह रहा हूँ, आप पास हो लोगे। मैं आपकी पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बोला ना कि अगर मेरी वजह से फेल हुए तो डबल पैसा विथ 500 एक्स्ट्रा। आप अपनी वजह से आप खुद प्लान फॉलो नहीं कर रहे हो, नहीं पढ़ो, तो आपकी गलती है। ठीक है। तीसरा आता है चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज डिटेल्स। अब देखो, कुछ चैप्टर्स के मुझे पता है कि उनके टेस्ट लेने बनते हैं। जैसे मैं हर चैप्टर के, मैं आपको पहले बताऊँ, मैं हर चैप्टर के डिटेल टेस्ट नहीं लूंगा। हाँ, जैसे मुझे पता है ये टॉपिक्स ना आसान है, इसके टेस्ट लो, इसके टेस्ट लो, ये चीज इंप्रूव हो गई, ये टेस्ट देख के बच्चे ना एक लेवल पे लिया है बस। क्योंकि मेरा टारगेट बच्चों का रैंक, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं रैंक की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको पास की गारंटी दे रहा हूँ कि आपके रिजल्ट पे ना पास होगा। चाहे वो 50-50-50, 300 में मान लो, 150 चाहिए 300 में से, चाहे वो 60-50-40 करके आए, या 40-40-90 करके आए, 80 40-40-70 करके आए, वो मैटर नहीं करेगा मेरे लिए। मेरे लिए मैटर क्या करेगा कि आपके रिजल्ट पे पास होना चाहिए। मान लो अगर 40-40-80 हो गए, आपको थर्ड में 70 चाहिए, 70, 150, 300 में से 150। और हर सब्जेक्ट में 40। यही होता है कि हर एग्रीगेट आपका 50% बनना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40। वो ही रहेगा मेरा मिनिमम, कि भैया मुझे आपको पास कराना है, रैंक लानी है, ये वो लाना है, तो वो तो आपको एक्स्ट्रा का भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। मैं आपको उस लेवल की तैयारी कराऊंगा कि आप पास हो जाओगे। तो उसमें मुझे पता है कि 3 टेस्ट तो देने ही देने हैं हर सब्जेक्ट के। साथ में मुझे पता है यार, इन टॉपिक के चैप्टर वाइज टेस्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अब भैया इनका स्ट्रांग हो गया या उस लेवल पे पहुंच गया, तो भैया 150 आ जाएंगे।
क्योंकि जैसे पता है डीटी में कुछ टॉपिक्स है, लॉ में कुछ टॉपिक्स है, वो थोड़े आसान भी है। अगर उनके अंदर दो तीन एक्स्ट्रा टेस्ट ले लिए, उनको स्ट्रॉन्ग कर दे कि कहीं से भी क्वेश्चन है वो आप टैकल कर पाओ, पास हो जाओगे। तो उसका चैप्टर वाइज साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर देंगे, जहाँ पे प्रॉपर इवलेट होगा, साथ में फीडबैक भी मिलेगा, भैया कहाँ कमी रह गई, किस तरह से कमी रह गई, इस आंसर को कैसे लिखना है, प्रॉपर डिटेल मिलेगा। ठीक है। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब माया सर, जितने लोग को रजत जैन सर या प्रत्येक सर जो देते हैं ना, झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं आता फिर। क्योंकि अगर पेपर में आता तो बंदा खुलेआम बोलता, भाई ले ले। और इवन आप भी कहते, यार तू मुझसे 1 लाख रुपए ले ले, मुझे सीए बना दे। आप कहीं से भी 1 लाख चाहे लोन लेकर कुछ भी करके, आपको भी पता है एक बार सीए बन गए, मिनिमम सैलरी भाई आज के टाइम पे, रद्दी से रद्दी फॉर्म में भी रद्दी से रद्दी सीए जो 8 टाइम 10 टाइम लगा के भी सीए क्यों ना बनाओ, या उससे डमी आर्टिकल से भी क्यों ना करी हो, मतलब कुछ भी किया हो, रद्दी से रद्दी चीजें भी करके सीए बनाओ, या रद्दी से रद्दी सीए फॉर्म में भी जा रहा हो, मिनिमम सैलरी तो 50,000 तो वो लेगा ही लेगा। 50,000 रुपये लेगा तो कहेगा भाई एक क्या तो 2 लाख ले ले, मैं जॉब करके 4 महीने चलो साल भर की सैलरी तू ले ले मुझसे, मुझे सीए बना दे। बताओ मानते हो क्यों नहीं। अगर कोई आपको बोले कि भाई 2 लाख रुपए ले और तुझे मैं सीए बना दूंगा, तो क्या 2 लाख, ठीक है यार 2 लाख दे देता हूँ, एक बार सीए बन जाऊंगा। 2 लाख भी क्या चीज है यार, 20 लाख 50 लाख कहीं नहीं, मेरे अकाउंट में 50 लाख एमए पड़े रहेंगे। लेकिन वो सब तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, रजिस्ट्रेशन सर हो, मृतिक सर हो, सॉरी टू से दिस, या और भी कोई टीचर हो, सॉरी टू से दिस, फेक होता है। कसम खा के कह रहा हूँ फेक होता है, क्योंकि रियल होता ना तो वो लोग 100 रुपए 500 रुपए 800 रुपए 1000 में नहीं बेचते, वो लाख रुपए के बेचते हैं। क्योंकि पता है भाई सीए नाम क्या, सीए लग गया ना, समझ रहे हो, समझ गए तो नहीं समझे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा, कहने के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वो होगा इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन, कह लो इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन लिस्ट। इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन लिस्ट मतलब, इसका मतलब क्या है कि आपको मैं क्वेश्चंस को फ्रेम में लगा के दूंगा ना। अब देखो आप आरटीपी, एमटीपी, केटीपी, पीपीटी, एसपीटी, ये फलना लिस्ट है, वो फलना लिस्ट की लिस्ट करोगे, मैं आपको हर जगह लिस्ट उन सबको एक अच्छी जगह कंपाइल करके प्रॉपर ऑर्डर में लगा के मैं आपको दूँ। और हर चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन, अगर किसी चैप्टर की लेंथ बड़ी है तो उसकी 60 70 क्वेश्चन होंगे, किसी की लेंथ कम है तो 20 से 25, एवरेज लगा लो 20 क्वेश्चन। हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन है, उसको 3 बार अच्छे से कर लिया, और अगर 5 बार अच्छे से कर लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उससे लिस्ट से पूरा पेपर आएगा। जिन जिन बच्चों ने मुझे बताया, ज्यादा बच्चे नहीं थे, आई थिंक मैंने 100 या 200 या आई थिंक 300 बच्चों को लिस्ट भेजी होगी लास्ट में सितंबर 24 में। तो उसमें 60 70 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने लिस्ट को 2 से 3 बार 4 बार कर लिया था, और उनका फीडबैक एक एक ही कॉमन फीडबैक था कि भैया आपके लिस्ट से पेपर था। फिर उन्होंने एक और फीडबैक दिया कि भैया आपके वजह से ना हमारा 100% रिविजन हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमने 100% रिविजन कर लिया। क्यों? वो आरटीपी एमटीपी फलना 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 चीजों से कर रहे थे, आपने एक जगह में कंबाइन करके दे दिया, अच्छे से फ्रेम करके दे दिया, और हमारा कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो गया। नहीं तो क्या होता था, हम आरटीपी खोल रहे एमटीपी खोल रहे, ये कर रहे वो कर रहे, क्वेश्चंस को देख रहे, अच्छा ये क्वेश्चन तो कर लिया आपने, एक ही जगह लगा के दिया। वही कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, कर लिया 19 को 3 से 4 बार कर लिया, उन्हीं लिस्ट से मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा। हाँ अगर कोई नया क्वेश्चन ऐसे नहीं दे दिया, या कोई नई चीज पूछ ली, तो वो अलग चीज है। वो तो कोई भी फलना चीज नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ जो ऐसे रेगुलर बेसिस पे पूछता है, जिस ढंग से पूछता है, वो चीज फॉलो करी, तो लिस्ट से बाहर पेपर नहीं आएगा। और कोई अनरिलेटेड भैया, ये लिस्ट ये क्वेश्चन पहली बार क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो वो तो फिर अलग चीज हो गई। पर हाँ जो चीज ऐसे रेगुलर बेसिस पे पूछ रहा है पिछले 14 या 15 अटेम्प्ट से, या पिछले पिछले 10 सालों से, वो चीजें फॉलो कर रहा है, आपको लिख के दे रहा हूँ, लिस्ट से बाहर पेपर नहीं आएगा। हाँ कोई नई चीज आ गई तो उसकी गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता, पर कोई वही पुरानी चीज रिपीट कर रहा है, तो लिस्ट को 3 बार और 5 बार कर ले, ओ हो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ मैं आपको।
ठीक है, साथ में क्या मिलेगा आपको, डेली और वीकली गाइड। बोलो था ना कि अपने रेगुलर अपने गाइडेंस से, अपने मेंटोर से बात करो, तो वो चीज यही मिलेगी। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। वो वीक में एक सेशन तो होगा ही होगा, पर वीक। आपसे आपसे रेगुलर टच लिया भाई, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, वीक में एक दिन तो फिक्स होगा, सैटरडे संडे को हम रखेंगे कि हर दिन आपसे बात करेंगे। उस दिन तो प्रॉपर, चाहे वो 4 घंटे लग जाए, चाहे 10 घंटे लग जाए, मुझे हर बच्चे से बात करने में लगाऊंगा मैं। पर हाँ, बीच में आपको कोई दिक्कत होगी, कुछ भी दिक्कत, आप तुरंत कॉल करना। आपका नंबर सेव रहेगा भाई, इस बंदे का कॉल करना है। बाकी को सब मैं इग्नोर कर दूं, नहीं यार इस बंदे ने पैसे दिए, इसका मैं क्या बोलते हैं लेनदार हूँ, तो कॉल कर, कॉल भी करना और उसको प्रॉपर मैसेज भी करना। पर वीक में एक दिन तो फिक्स होगा, बाकी दिन भी फिर जब भी आपको डाउट होगा मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और वीकली आपको प्रॉपर बताया जाएगा भाई कि ये कमी है, इसको इस तरह इम्प्रूव करो, इस तरह इम्प्रूव करो, तो आपको पता चलेगा अच्छा अच्छा ये कमी है, ये कमी है, तो आप उससे से इम्प्रूव कर पाओ। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ये चीज आपको पूरे मार्केट में मिलेगी। ये चीज अच्छे से नहीं मिलेगी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं मिलेगा यार। टेस्ट सीरीज बहुत लोग देते हैं, लेकिन मैं जो टेस्ट सीरीज दूंगा, जिस तरह से चेक करके दूंगा, ट्रस्ट में कोई आपको नहीं करके देगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आपको लिख के दे सकता हूँ, कोई नहीं देगा। मैं पहले कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन लिस्ट है, कि कम टाइम में आप सारी चीजें कैसे रिवाइज करो, कम क्वेश्चन में आप मैक्सिमम 100% रिव्यू कैसे कैसे करो। क्योंकि 60% 40% करके कोई पास नहीं होता। जो कर रहा है भैया उनसे बोलो, भैया मुझे 2 लाख रुपए ले लो, बस मुझे लिख के दो कि मुझे सीए बना दोगे। अगर कर दे तो दे दो यार, 2 लाख रुपए क्या जा रहा है, एक साल की फीस जाएगी ना आपकी, एक साल की सैलरी जाएगी, कोई बात नहीं, उसके बाद तो पैसे ही पैसा होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, डेली स्टडी प्लान मिलेगा, और साथ में कंप्रेहेंसिव कैसे स्टडी प्लान मिलेगा हर सब्जेक्ट में, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। उसमें कस्टमाइज आपका डे वाइज स्टडी प्लान हो। तो ये चीज मिलेगी आपको हमारे साथ में। एडिशनल क्या मिलेगा कि भैया मोटिवेशन मिलेगा हर बेसिस पे, कभी आपको डांट भी दूंगा, गाली भी दे दूंगा, कभी आपको प्यार भी करूंगा, कुछ की भी करूंगा कि भाई ये अच्छी बात है, कोई नहीं, अच्छा अच्छा। कभी आपको मेरी डांट भी पड़ेगी, साथ में टाइम मैनेजमेंट कि भाई कैसे करना है, किस तरह से करना है। और सपोर्ट तो आपको जिंदगी भर मिलेगा, सी इंटर के बाद सी आर टेक फिर सी एफ आई। तो ये चीज मिलेगी आपको हमारे प्रोग्राम। और मार्केट में कोई भी आपको ऐसा प्रोग्राम दे दे, जितनी फीस मांगूंगा उसका 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, प्लस उसका डबल, अगर 10,000 फीस ले रहा हूँ तो 10,000 का डबल 20,000, प्लस 25,000, प्लस 5,000 मतलब 25,000 रुपये मिलेगी। कैसे ले सकते हो लोग, मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लो, मेरा नंबर है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल कर लो, या कॉल करके जो भी डाउट है पूछ लो कि भैया क्या 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 प्लान है, कि मुझे ये डाउट है, बता दो। मुझे अच्छा लगेगा तो अपने घर वालों से बात करके फिर मैं आपका प्लान ले लूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में क्या बोलने वाला, हाँ ठीक है, डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ये रहा। कुछ भी डाउट लगे कि भैया प्लान में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है, वो पूछ लेना। साथ में जो ये मैंने 5 पॉइंट्स बताए, अगर आप प्लान नहीं भी ले सकते हो कोई बात नहीं, ये चीज़ें कर लो, आपको आपका सी एन का Jan 25 का क्लियर हो जाएगा। फीस बता देता हूँ, बहुत लोगों की फीस की क्वेरी होगी। तो ग्रुप 1 की फीस है भैया, टोटल फीस है, मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, डे वाइज शेड्यूल है, मेंटोरशिप है, फोर्टीन क्वेश्चन की लिस्ट है, मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। वन टाइम फीस है, पार्ट ऑफ फीस नहीं लेंगे। आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा, तो उसमें मैं हम, अगर अच्छा लगेगा मुझे कि बच्चा अच्छा सिंसियर है, तो मैं उसकी ग्रुप 2 की फीस भी माफ कर दूंगा, या नेक्स्ट ग्रुप की माफ कर दूंगा, या आर्टिकल्स फाइनल में अगर हम गाइडेंस देंगे तो फीस वहां पे हम उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ग्रुप 1 की फीस है 4,000 रुपीज। ग्रुप 1 या ग्रुप मतलब सिंगल ग्रुप कोई देता है तो। और बोथ ग्रुप मतलब, बोथ ग्रुप की कितनी है, बोथ ग्रुप की होगी आपकी 7,000, ठीक है। अगर आप आज 3 तारीख है, 3 तारीख को रिकॉर्ड करता हूँ मैं, अगर ये चीज कोई 15 अक्टूबर से पहले लेता है, 15 अक्टूबर से पहले कोई ले लेता है, तो भैया ये 4,000 की फीस, ये 4,000 का आपको मिलेगा 3,000 रुपये में। और ये 7,000 की चीज मिलेगी 6,000 रुपये। ये कोई भी डाउट हो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर लो, अपने पेरेंट्स से बात करा लो कि भैया ऐसी ऐसी चीज है, अपने मेरे मम्मी पापा से बात कर लो, उनसे बात कर लो, उनकी कोई क्वेरी, आपकी कोई क्वेरी पूछ के तभी लो। मार्केट में जितनी जगह आप जा सकते हो, आपको रिव्यू चाहिए, मैं बच्चों से बात भी करा सकता हूँ जिन बच्चों ने मुझसे प्लान लिया हुआ है पहले, या आप मेरा प्रॉपर मेरी फीडबैक दे सकते हो, फिर उसके बाद सोच समझ के ले, और सच कह रहा हूँ,
1025, बस आपको मेहनत करनी है, आपको टारगेट फॉलो करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी सिर्फ चीजें मुझ पर छोड़ सकते हैं। और आपका सी इंडिया जनवरी 2025 101% पर्सनल गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में जो भी मैंने बताया, कोई भी कैरी हो, ये मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा अपने नंबर का, ठीक है। और जो भी पीडीएफ फाइल है ये भी मैं शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, उसका लिंक भी दे दूंगा। कोई भी क्वेरी हो कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, जिनकी जनवरी 2025, इवन जिनके मई 2025 के एग्जाम से, उनको भी दे देना, उनको भी शेयर कर देना। और वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर तो करना ही करना है, साथ में लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।